दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। अब आप देख ही सकते हो, यस बैंक में हर दिन हमें कुछ नया देखने को मिलता है। जब से एसएमबीसी की यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ी है, आप समझो, उसके बाद में मैनेजमेंट में लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बैंक को पटरी पे लाने के लिए लगातार कोशिशें जारी है और जल्द ही यहाँ पे नए एमडी की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसके बीच में आरबीआई की तरफ से जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। क्या है आरबीआई की इस रिपोर्ट में, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो आप देख सकते हो कि यस बैंक को एक नए ट्रिगर का इंतजार है, क्योंकि पिछले दिनों आप देख सकते हो कि एसएमबीसी की जो डील होनी थी वो हो चुकी है। स्टॉक 20 रुपये के आसपास इस समय स्ट्रगल कर रहा है। बाजार काफ़ी शानदार कर चुका है, लेकिन यस बैंक का स्टॉक अभी भी नीचे है। तो क्वार्टर वन की तैयारी हो चुकी है। क्वार्टर वन इसको नया ट्रिगर दे सकता है और ऐसे में आने वाले समय में संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात कर ले तो फ्राइडे को 57,443 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 237 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, यानी 0.41% की तेज़ी थी निफ्टी बैंक में। तो बाज़ार इस समय काफ़ी अच्छा है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में हल्की सी तेज़ी कम थी, तो 28,506 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली निफ्टी प्राइवेट बैंक में, जहाँ पे 89 पॉइंट की ही तेज़ी थी, यानी 0.31% की तेज़ी थी। तो ठीक ठाक थी, बैंकिंग शेयर में उतनी तेज़ी नहीं थी और नतीजा है कि यस बैंक में भी उतनी खास तेज़ी तो नहीं बन पाई। वैसे जो है पॉजिटिव क्लोजिंग तो दी है, तो 20.22 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.70% की यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आप देखें तो सीमित दायरे में ट्रेड करा यस बैंक का स्टॉक, लेकिन यस बैंक का स्टॉक अभी भी उस लेवल से नीचे जिस डील लेवल से डील की हुई है। आप देखें तो एसबीआई और दूसरी बैंकों ने जो शेयर बेचे हैं उसकी प्राइस रखी गई थी वो 21.5 रुपये, उस प्राइस से अभी बहुत नीचे है। इसकी परफॉर्मेंस देखें हिस्टोरिकल, तो देखें 3 मंथ का जो हाई है वो 23.39 का है, अभी उस लेवल से नीचे है। तो ये जब डील फाइनल हुई उसके बाद में ये प्राइस देखने को मिली थी। और 1 ईयर का हाई इसका 27.44 का है, जो पिछली तेज़ी में बना था, अभी उस लेवल से स्टॉक नीचे है। और 3 ईयर का हाई इसका 32.85 का है, यही इसका 5 ईयर का हाई है, उस लेवल से स्टॉक तो बहुत नीचे है। फिलहाल 3 मंथ का लो इसका 16.16 का है, जो इस समय गिरावट के दौर में आया था, वहाँ से इसने फिर बाउंस बैक भी दिया। 1 ईयर का लो इसका 16.02 का है और 3 ईयर के लो की बात करें 12.55 का है और 5 ईयर का लो इसका 10.50 का है। 10 रुपीज़ के आसपास ही इन बैंकों को शेयर दिए गए थे। आरबीआई की तरफ से फैसला किया गया था यस बैंक को बचाना था, लेकिन उनको फ़ायदा हुआ क्योंकि 10 रुपये के बदले उनको 21.5 रुपये मिले। तो ये निवेश उनका काफ़ी शानदार रहा। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक के यहाँ पे देखो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की यहाँ पे बदलाव होता है वो दिखाई दिया है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो नॉमिनी डायरेक्टर है वरुंधा होल्डिंग लिमिटेड की तरफ, जो एफडीआई के माध्यम से डायरेक्ट जो निवेश किया गया था उनकी तरफ से जो यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने यहाँ पे देखो कि 26 जून 2025 को रेजिग्नेशन दे दिया है। डायरेक्टर के पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया यस बैंक को। तो यहाँ पे इस इस्तीफे को लेकर यस बैंक के बोर्ड की मीटिंग हुई 27 जून 2025 को और बोर्ड की तरफ से इस इस्तीफे को मान्य किया गया, जिसमें आप देख रहे हैं कि श्वेता जालान जो यहाँ पे वरुंधा होल्डिंग की तरफ से यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसको यहाँ पे कमेटी की मीटिंग में मान लिया गया है। तो यहाँ पे यस बैंक के बोर्ड का कहना है कि जो रिकमेंडेशन हुआ है नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमेटी की तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, उसमें जो बैंक की मीटिंग रखी गई 27 जून 2025 की, उसमें यहाँ पे अप्रूवल दी गई है मिस्टर डी शिव कुमार की, जो नॉमिनी होंगे वरुंधा होल्डिंग की तरफ से। तो ये नई अपॉइंटमेंट कर ली गई है उनकी जगह पे और एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे अब वो सेवाएं देंगे, बोर्ड के मेंबर बन गए हैं। तो श्वेता जालान के रेजिग्नेशन के बाद में आप देखो कि अब डी शिव कुमार होंगे जो उनकी जगह लेंगे। तो देखो कि यहाँ पे यस बैंक के बोर्ड ने इसको अप्रूवल दे दिया है। अब वो देख सकते कि यहाँ पे नई वो अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि डी शिव कुमार की अपॉइंटमेंट जो हुई है उसके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी होगी।
तो आने वाले समय जब मीटिंग होगी यस बैंक की तब उसमें अप्रूवल ले लिया जाएगा। तो ये जो पूरा मसला है इसमें वरदाना होल्डिंग की तरफ से ये जिसमें एफडीआई के माध्यम से उन्होंने निवेश किया हुआ है उनकी तरफ से जो एक मेंबर कम उसकी जगह पे नई अपॉइंटमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो कि यस बैंक की Q1 की तैयारी हो चुकी है। आप देख सकते हो कि 30 जून 2025 इस क्वार्टर का अंतिम दिन होगा और उसके बाद में आप देखें तो नया क्वार्टर शुरू होगा तो जल्द ही रिजल्ट की संभावना बनेगी। अब आप ये देख सकते हो कि इस समय जो मार्केट कैप है यस बैंक का 64,000 करोड़ के आसपास है। तो देख सकते हो कि ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया गया इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। तो 1 जुलाई 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। सेबी के रूल्स बने हुए हैं प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग नहीं कर सकते जो बैंक से संबंधित है, चाहे वो एम्प्लॉयज हो या बोर्ड के मेंबर हो या प्रमोटर ग्रुप से हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज होता है। और अब ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब बैंक अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। उसके 2 दिन के बाद यानी 48 घंटे के बाद उनकी नॉर्मल ट्रेडिंग फिर शुरू हो पाएगी। तो यहाँ पे इसकी जानकारी दे दी गई है। पिछले रिजल्ट की बात करें तो यस बैंक ने प्रॉफिट में 63% का शानदार जंप दिखाया था जो 738 करोड़ के आसपास था मार्च में, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 452 करोड़ के आसपास था। तो आप देखिए तो जो नेट प्रॉफिट में वृद्धि उसके पीछे जो प्रोविजनिंग है वो कम किया गया है, रिस्क कम हो गया बैंक का, इसकी वजह से ये प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। क्योंकि अब उतने रिस्क की बात नहीं है, बैंक ने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बैंक मजबूत हुई है, इनका जो एनपीए काफ़ी कम हो गया है। तो बेड लोन आप देखें तो 318 करोड़ स्लिप हुआ Q4 में, जो पिछले एक साल पहले 471 करोड़ के आसपास था। तो लगातार बेड लोन कम होता है और उसका भी फायदा यहाँ पे देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 6% की ईयर ऑन बेसिस में वृद्धि हुई है जो 2276 करोड़ के आसपास रही है। वैसे ब्रोकरेज हाउस लगातार इसमें सेल की रेटिंग दे रहे, उनको अभी भी यस बैंक पे भरोसा नहीं है, लेकिन यस बैंक ने काफ़ी कुछ देख सकते हो कि अचीव कर लिया है और ऐसे में हम कह सकते हैं आने वाले में यस बैंक बेहतर कर सकता है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आरबीआई की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें देख सकते हो कि चालू खाते में 13.5 अरब डॉलर का ज़बरदस्त सरप्लस देखने को मिला है और इस रिपोर्ट ने दिल खुश कर दिया है। तो आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी मार्च 2025 की तिमाही में भारत का करंट अकाउंट 13.5 बिलियन डॉलर के सरप्लस में रहा है। ये इंडिया की जीडीपी का 1.3% है। पिछले साल की इसी तिमाही में ये सरप्लस 4.6 बिलियन डॉलर था। तो ये बढ़ोतरी इंडिया के लिए बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि आमतौर पर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट कम हुआ है या फिर सर्विसेज और रेमिटेंस में इनकम में इजाफा हुआ है। करंट अकाउंट एक देश के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का बड़ा हिस्सा होता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। इसमें गुड्स और सर्विसेज का ट्रेंड, इन्वेस्टमेंट इनकम जैसे इंटरेस्ट और डिविडेंड और रेमिटेंस जैसी चीज़ें शामिल होती है। सरप्लस का मतलब है कि इंडिया ने जितना सामान और सर्विसेज इंपोर्ट किए उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। साथ ही विदेशों से मिलने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम जैसे कि भारतीय इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट में विदेशों को किए गए पेमेंट से भी ज़्यादा रही है। क्या इंडिया भी अब चाइना बनने जा रहा है? तो चाइना की इकोनॉमी बड़े करंट अकाउंट सरप्लस के लिए जानी जाती है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। बड़े सरप्लस की वजह से चाइना के फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व बड़े हैं जिससे वो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में बड़ा प्लेयर बना है। लेकिन कुछ देश इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी मानते हैं। इंडिया का सरप्लस अभी शुरुआती स्टेज में है, इसे मेंटेन करने के लिए ढेर सारी मेहनत चाहिए। अमेरिका का करंट अकाउंट ज़्यादातर डेफिसिट में रहता है। इसका मतलब है कि वो जितना एक्सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। अमेरिका की इकोनॉमी कंजम्पशन बेस है जहां डोमेस्टिक डिमांड प्रोडक्शन से ज़्यादा होती है जिससे इंपोर्ट बढ़ता है। आरबीआई की रिपोर्ट डेवलपमेंट इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट बताती है कि जनवरी मार्च 2025 में करंट अकाउंट 13.5 बिलियन डॉलर के सरप्लस में रहा है। इसका असर सालाना डेटा पर दिखा है। साल 2024-25 में करंट अकाउंट डेफिसिट घटकर 23.3 बिलियन डॉलर यानी जीडीपी का 0.6 रहा है, जो पिछले साल 26 बिलियन डॉलर यानी जीडीपी का 0.7 था। ये इंडिया के इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन है, यानी इंडिया अब काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में हमें लग रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी और बेहतर होगी और यहाँ पे निवेश आएगा। ऐसे में बैंकों के लिए भी पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।